जो कुछ भी आपको इंसुलिन के बारे में बताया गया है उसे भूल जाओ। ये कोई चाबी नहीं है, न ही कोई विनम्र संदेशवाहक है, और आपके शरीर के युद्ध क्षेत्र में इंसुलिन एक कठोर तरल सर्जेंट की तरह काम करती है, जिसके पास आपके गुर्दों के लिए सीधा आदेश होता है। वह उन्हें कहती है, सोडियम को रोको और पानी को बंधक बना लो। यही वह कारण है जिसकी वजह से अक्सर आपको सूजन महसूस होती है, और यही वह कारण भी है जिसकी वजह से कभी-कभी तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी टांगें एक चलते फिरते सूजन जैसे लग सकते हैं, जबकि तुम्हारा दिमाग धीमी गति से काम कर रहा होता है। संभव है कि तुम्हारा वितरण तंत्र पहले ही ढह चुका हो या ढहने के कगार पर हो, और मैं तुम्हें इसके साथ जुड़ी जैविक विरोधाभास के बारे में भी बताने जा रहा हूं, जो यह सब तुम्हारे लिए पैदा करता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हफ्तों में अपनी जिंदगी के साल खो रहे हो, और तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो तुम्हें भौतिकी के आधार पर समझा सके कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी नसों में लीटरों पानी घूम रहा हो, और फिर भी तुम्हारे कोशिकीय स्तर पर शरीर में पानी की कमी हो। इस विशेष प्रक्रिया को, जिसे मैं स्पंज प्रभाव कहकर पुकारता हूं, तुम्हारा खून शक्कर से संतृप्त है, और एक असली हार्मोनल तानाशाह के आदेशों के तहत ये एक ऐसे चुंबक में बदल गया है जो तुम्हारी कोशिकाओं से जीवन को चूस लेता है, जब तक कि वे किशमिश की तरह सिकुड़ न जाएं। और क्या तुम जानना चाहते हो कि यह सब क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी कोशिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण आयतन खो दिया है, और उनकी आंतरिक व्यवस्था या तो फटने वाली है या पहले ही फट चुकी है। अगर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शक्कर तुम्हारे तारों को पिघला देती है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे इंसुलिन एक ऑस्मोटिक तानाशाही को जन्म देती है। और मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि इसका असल मतलब क्या है, ताकि तुम इसे अच्छे से समझ सको। लेकिन ध्यान देना, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ उस चीज का निदान नहीं लाया हूं जो एक आपदा हो सकती है या है। आज मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच की इंजीनियरिंग के नक्शे भी लाया हूं कि तुम खुद को कैसे बचा सकते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे उच्च गुणवत्ता वाली वसा और एक ऐसा कॉन्टैक्ट क्लीनर इस्तेमाल करना है जिसकी शायद तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिर से चमक सके। अब समय आ गया है कि तुम लॉजिस्टिक्स के शिकार रहना छोड़ दो और अपनी खुद की जिंदगी के मुख्य इंजीनियर बनना शुरू करो। देखो, मैं चाहता हूं, या मुझे अच्छा लगेगा कि तुम अपने दिमाग से वो छवि मिटा दो जो हमेशा तुम्हें बेची गई है, वो कि इंसुलिन एक दयालु सी छोटी चाबी है जो दरवाजा खोलती है ताकि शक्कर अंदर आ सके। असल में सच कहूं तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन यह 5 साल के बच्चों के लिए एक सच्चा परिकथा जैसा है। यह न तो सच है और न ही घटनाओं की सच्चाई को दर्शाता है। असल जिंदगी में तुम्हारे मंदिर यानी तुम्हारे शरीर में इंसुलिन कोई चाबी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह तो एक फ्लूइड्स का सार्जेंट है, एक ऐसा आदमी जिसके पास अधिकार है और जो उसका इस्तेमाल करता है। और इस सार्जेंट का स्वभाव भी हजारों शैतानों जैसा खराब है। जब तुम्हारे शुगर का स्तर बढ़ता है तो पैंक्रियास डर जाता है, और फिर क्या करता है? वह इस सार्जेंट को भेजता है ताकि वह व्यवस्था बनाए, या दूसरे शब्दों में कहें और ताकि तुम बेहतर समझ सको, पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ता है। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि सार्जेंट सिर्फ तुम्हारी मांसपेशियों के पास नहीं जाता, वह सीधे तुम्हारी किडनियों के पास जाता है, नियंत्रण केंद्र के सामने खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, यहां कोई भी सोडियम बाहर नहीं निकालेगा, हैच बंद कर दो। डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन इसे अपने अध्ययन में बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं, जिसका शीर्षक है वाई वी गेट सिक, या स्पेनिश में पुर के इन्फर्मामोस। लेकिन ताकि तुम समझ सको कि मैं जो कह रहा हूं उसका कितना महत्व है, उससे पहले मुझे तुम्हें बताने दो कि यह आदमी कौन है। डॉक्टर बिकमैन कोई डाइट्स के प्रचारक नहीं है,
वह ब्रिघम यंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और उनके पास बायोएनर्जेटिक्स में डॉक्टरेट है। यानी वह एक ऐसे इंजीनियर हैं जो यह अध्ययन करते हैं कि तुम्हारी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा कैसे बहती है या कैसे बहना बंद कर देती है। बिकमैन ने अपना जीवन यह साबित करने में समर्पित किया है कि इंसुलिन वास्तव में तुम्हारे मेटाबॉलिज्म का असली मास्टर गवर्नर है, और जब यह गवर्नर अपना संतुलन खो देता है तो यह बस उसी कठोर तरल पदार्थों के सार्जेंट में बदल जाता है जिसके बारे में मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था। उनके शोध के अनुसार जब इंसुलिन लगातार ऊंचा रहता है तो यह क्या करता है? सबसे पहले यह तुम्हारे गुर्दों को अपने कब्जे में ले लेता है। यह एक सीधी रासायनिक आज्ञा देता है ताकि तुम्हारे गुर्दे सोडियम को छानना बंद कर दें और उसे फिर से अवशोषित कर लें। और इसी दौरान तुम पहले से जानते हो कि भौतिकी में जहां सोडियम होता है वहां पानी बस चिपका ही रहता है। दूसरा, यह तुम्हारी भट्टियों को ब्लॉक कर देता है। ऊंची इंसुलिन इसे निष्क्रिय कर देती है। तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया की सफेद चर्बी जलाने की क्षमता को मूल रूप से यह सार्जेंट जो करता है वह यह है कि वह तुम्हारे ऊर्जा भंडार के दरवाजे को वेल्ड कर देता है ताकि तुम 1 ग्राम भी चर्बी बाहर न निकाल सको। तीसरा, यह विद्युत बहरापन पैदा करता है। बिग बैंग का कहना है कि संकेतों की यह लगातार बमबारी ही आखिरकार तुम्हारी कोशिकाओं के रिसेप्टर्स को जला देती है और उन्हें अलग थलग कर देती है, जिससे वे स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो जब तुम्हारे गुर्दे बिग बैंग के आदेश पर, खैर यह एक मजाक है, बिग द्वारा वर्णित इंसुलिन के आदेश पर नमक छोड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, तब क्या होता है? बहुत सरल है, सोडियम तुम्हारे खून में जमा होने लगता है और यहीं पर भौतिकी सच में गंभीर हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि पानी क्या करता है जब वह देखता है कि खून में नमक जमा हो रहा है? वह पागल हो जाता है। उस पल में सार्जेंट अपने रेशमी दस्ताने उतार देता है और एक तानाशाह बन जाता है जो तुम्हारे आंतरिक माध्यम की मोलैरिटी को बदल देता है, और यहीं से तुम्हारी असली थकान की समस्या शुरू होती है। इसे आम भाषा में एक असली ऑस्मोटिक तबाही कहा जाता है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, अब हम कल्पना करेंगे। कल्पना करो कि तुम्हारी कोशिकाएं छोटी छोटी मछलियों की टंकियों जैसी हैं जो एक तरह के जादुई पानी से भरी हुई हैं, जो पूरी तरह से व्यवस्थित है। वह व्यवस्थित पानी वही तरल क्रिस्टल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें अपने अन्य वीडियो में बताया था। तो मछली घर के बाहर और उसे घेरते हुए रक्त प्रवाह है। और अब जो तुम देखने जा रहे हो, यह प्रक्रिया एकदम सही मायनों में अपहरण ही है। वे तुम्हारी अपनी कोशिकाओं के अंदर का सारा पानी धीरे धीरे चुरा लेंगे और यहीं इस बिंदु पर पहुंचकर मुझे एक पल रुककर तुम्हें तरल पदार्थों की भौतिकी का एक अटूट नियम समझाना होगा, क्योंकि अराजकता को समझने के लिए सबसे पहले नियम को जानना बहुत जरूरी है। यह नियम एक शोधकर्ता जैकबस हेनरिक्स वॉन्ट हॉफ द्वारा खोजा गया था, और ऐसा मत सोचो कि वह कोई साधारण सिद्धांतकार था। मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसने 1901 में इतिहास का पहला रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता था। वॉन्ट हॉफ वह इंजीनियर थे जिन्होंने हमें यह समझने के नक्शे दिए कि रासायनिक विलयन कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने यह खोजा कि चीनी या नमक केवल वहां तैर नहीं रहे होते, बल्कि वास्तव में वे एक वास्तविक भौतिक दबाव, एक शक्ति, एक असली खिंचाव की शक्ति उत्पन्न करते हैं जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ताकि आप इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें, आप एक झिल्ली को अपनी कोशिकाओं की एक सुरक्षात्मक दीवार की तरह सोच सकते हैं, जो एक अवरोध की तरह पानी के 2 अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है।
अगर एक तरफ पानी शुद्ध है और दूसरी तरफ उसमें किसी चीज की उच्च सांद्रता है, जैसे कि नमक, चीनी या प्रोटीन, तो क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वास्तव में अपने आप होती है। जिस तरफ सांद्रता अधिक होती है, वह कम सांद्रता वाले हिस्से से पानी को खींचना शुरू कर देता है और इस खींचने वाली शक्ति को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। वैन गॉग द्वारा छोड़ी गई समीकरण में से आज हमारे लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा महत्वपूर्ण है और वह है मोलैरिटी। बायोफिजिकल इंजीनियरिंग में मोलैरिटी बस सांद्रता को मापने का एक तरीका है। यह कुछ ऐसा है जैसे 1 लीटर द्रव में घुली हुई नमक या चीनी के कणों की संख्या। जितनी अधिक कण द्रव में घुले होते हैं, उतनी ही अधिक खींचने की शक्ति होती है। तुम मोलैरिटी को किसी भी रासायनिक द्रव की प्यास के एक विशेष स्तर के रूप में आसानी से सोच सकते हो। जितनी अधिक मोलैरिटी, उतने ही अधिक प्यासे कण होते हैं। और वैन गॉग का नियम पूरी तरह से कठोर है। पानी हमेशा वहीं जाता है जहां मोलैरिटी अधिक होती है, हमेशा जहां मोलैरिटी अधिक होती है। यानी सघन पक्ष हमेशा पतले पक्ष से पानी को अपनी ओर खींचता है। इसे समझने के लिए घुलनशील पदार्थ यानी नमक या चीनी बस प्यासे होते हैं, और जहां घुलनशील पदार्थ की अधिकता होती है, वहां भौतिक तंत्र पानी को वहां भेजकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ उसे पतला करने के लिए। देखो, तरल पदार्थों की भौतिकी में एक नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अक्षरों से डरना मत, क्योंकि आखिर में इसका मतलब बहुत ही सरल है। पानी हमेशा 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 वहीं जाता है जहां ज्यादा लोग या ज्यादा कण होते हैं, अगर हम इसे सही नाम से बुलाएं। ये वही मशहूर अपहरण है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। और अब इन बातों को सार्जेंट इंसुलिन से जोड़ो। अगर सार्जेंट ने तुम्हारी किडनियों को ब्लॉक कर दिया है और तुम्हारा खून सोडियम और ग्लूकोज से भर गया है, तो तुम्हारे खून की मोलैरिटी के साथ क्या हुआ है? बहुत आसान है, ये बहुत बढ़ गई है। तुमने अपनी रक्त धारा को एक विशाल स्पंज में बदल दिया है, जिसमें एक विनाशकारी ऑस्मोटिक प्रेशर है। और तुम्हें क्या लगता है कि वह स्पंज पानी कहां से लेता है? तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर से। तुम्हारे खून में मौजूद चीनी और नमक यही करते हैं। वे तुम्हारी एक्वेरियम जैसी कोशिकाओं से पानी चूसना शुरू कर देते हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे एक वैक्यूम इफेक्ट बनना शुरू हो जाए। तुम्हारी कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, सूख जाती हैं, अपना जरूरी आकार खो देती हैं और उन किशमिशों की तरह हो जाती हैं जो धूप में मेज पर पड़ी पड़ी सूख जाती हैं। अंदरूनी तौर पर एक जबरदस्त सूखा पैदा हो जाता है और इसी दौरान तुम्हें बाहर से लगता है कि तुम्हारे पास हर जगह पानी ही पानी है। क्या तुम्हें इस समस्या का एहसास है? सर्जेंट इंसुलिन सिर्फ शुगर को जमा नहीं करता, असल में वह तुम्हारे खून की मोलैरिटी को इस तरह बदलता है कि वह एक चुंबक बन जाए जो तुम्हारे तरल क्रिस्टल से जीवन को चुरा लेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपका मुंह सूखा रहता है और आपकी आंखें थकी हुई लगती हैं? तो अब आपको पता चल गया है कि कौन आपका पानी चुरा रहा है। और अब आप खुद ही इन बिंदुओं को जोड़ें। लेकिन आपकी मदद के लिए चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। जब आपकी इंसुलिन लगातार ज्यादा रहती है, तो यह आपके किडनियों को सोडियम न छोड़ने का आदेश देती है। और वह आदेश मिलने के बाद सोडियम आपके रक्त में और आपकी कोशिकाओं के आसपास के तरल पदार्थ में बना रहता है। अचानक आपकी कोशिकाओं के बाहरी भाग में आंतरिक भाग की तुलना में कहीं अधिक परासरण दाब होता है और आपका खून मूल रूप से पानी को आकर्षित करने वाला चुंबक बन गया है। भौतिकी के नियम के अनुसार संरचित जल यानी H3O2 जो आपकी कोशिकाओं के अंदर काम कर रहा होना चाहिए, बस खींच लिया जाता है।
इसे जबरदस्ती बाहर की ओर खींच लिया जाता है ताकि आपके खून में मौजूद अतिरिक्त नमक और शक्कर को पतला किया जा सके। और इसका तकनीकी परिणाम क्या होता है कि आपकी कोशिकाएं बस अपना महत्वपूर्ण आयतन खो देती हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आपकी कोशिकाएं किशमिश की तरह सिकुड़ जाती हैं। इसे मैं एक बड़ी बाट के बीच आंतरिक सूखा कहता हूं। आपकी नसों में लीटरों पानी बह सकता है, आप फूले हुए और भारी महसूस कर सकते हैं, फिर भी आपकी कोशिकाएं प्यास से मर रही हैं क्योंकि दबाव की भौतिकी ने आपके रक्त प्रवाह को एक असली स्पंज में बदल दिया है जो उनसे जीवन छीन लेता है। वह प्रसिद्ध सार्जेंट इंसुलिन। बिल्कुल सही, इंसुलिन ने आपके खून को एक स्पंज में बदल दिया है जो आपकी कोशिकाओं से जीवन छीन रहा है। और अब मैं आपको इसे एक और नजरिए से दिखाने जा रहा हूं जिसे शायद आपने भी अनुभव किया होगा। कल्पना कीजिए या याद कीजिए कि कभी आपने कुछ बहुत मीठा या प्रोसेस्ड खाया हो और कुछ ही घंटों बाद आप फूले हुए महसूस करते हैं। अचानक आपकी उंगलियों की अंगूठियां कसने लगती हैं या पहनने में नहीं आती और आपकी आंखें भारी सी महसूस होती हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देने जा रहा हूं। एक और उदाहरण, और शायद इससे आप इस स्थिति की कल्पना कर सकें। आप आईने के सामने जाते हैं, खुद को देखते हैं और फूला हुआ महसूस करते हैं और खुद से कहते हैं, मैं मोटा हूं या मैं मोटी हूं। लेकिन नहीं, आप मोटे या मोटी नहीं हैं, बल्कि आप पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। आपकी आंतरिक पाइपलाइन प्रणाली ढह रही है। देखिए, जैसे खून ने कोशिकाओं से पानी छीन लिया है, वह पानी अब ठीक से पाइपों के जरिए वापस नहीं जा सकता। और वह क्या करता है? वह वहीं बीच में, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, पड़ा रह जाता है। ये खराब गुणवत्ता का पानी है, तरल H2O, जो आपकी कैथेड्रल के अंदर है, और ये चर्बी नहीं है। ये बस अव्यवस्थित पानी है और अराजक है जो ऊर्जा ले जाने के काम नहीं आता। आपकी कोशिकाएं वहां हैं, प्यास से मरी जा रही हैं, थोड़ी सी हाइड्रेशन के लिए चिल्ला रही हैं, जबकि कुछ ही मिलीमीटर दूर उन्हें एक गंदे पानी का दलदल मिलता है जो उन्हें घुटन महसूस करा रहा है। यह तो जैसे अंतिम अपमान है। आपकी कैथेड्रल में छत से पानी टपक रहा है, तहखाना छत तक पानी से भरा हुआ है, और फिर भी बालकनी के पौधे मर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिल रही। जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आप खुद भी सोच रहे होंगे, यह एक असली लॉजिस्टिक पागलपन है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके अलावा, और मेरे लिए यह सबसे गंभीर बात है, यह इंजीनियरिंग का अंतिम अपमान है। अंदर से आप सूखे हुए हैं और बाहर से पानी में डूबे हुए हैं। चूंकि आपकी कोशिकाओं ने अपना वोल्टेज खो दिया है और उनके पास H3O2 नहीं है जो धक्का दे सके, वह पानी वहीं भारी होकर जमा रहता है और आपके ऊतकों में सूजन लाता है। अचानक आपकी कैथेड्रल की पाइपलाइनें टूट गई हैं और पूरा तहखाना पानी से भर गया है। लेकिन साथ ही खंभे और दीवारें नमी की कमी के कारण दरक रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपकी हाइड्रेशन के लिए बुरा है, तो जरा देखिए ये तबाही आपकी एंटेना के साथ क्या करती है, क्योंकि ये उन्हें बहरा बना रही है। इसे समझने में आपकी मदद करने के लिए सोचिए कि आप अपने घर में हैं और कोई ठीक आपके पड़ोसी के पास, पड़ोसी या कोई भी जो सड़क पर है, 24 घंटे बिना रुके मेगाफोन से चिल्ला रहा है और वह आपके पास नहीं है। शुरुआत में जाहिर है ये आपको परेशान करता है, फिर आप गुस्सा हो जाते हैं और आखिर में जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं? तो आप हेडफोन लगा लेते हैं, पर्दे बंद कर लेते हैं और तहखाने में छुप जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अकेला या अजीब इंसान हैं, या कि जो आप कर रहे हैं वह है अपनी मानसिक सेहत की रक्षा करना। अब मैं तुम्हें वही बात थोड़े और तकनीकी शब्दों में बताने जा रहा हूं ताकि तुम उस जैव भौतिकी को समझ सको जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस आपदा की। इंसुलिन के काम करने के लिए उसे एक रिसेप्टर में फिट होना चाहिए जो कोशिका की झिल्ली पर होता है। लेकिन क्या होता है जब वह झिल्ली पिघल जाती है? शक्कर के कारण, और उसमें सही वसा की परत नहीं होती।
तो बहुत सीधी सी बात है, रिसेप्टर बहरा हो जाता है, विद्युत संकेत बस प्रसारित नहीं हो पाता। और यही ठीक वही है जो तुम्हारी कोशिका करती है जब इंसुलिन हर समय ऊंचा रहता है। देखो, सार्जेंट चिल्लाना बंद नहीं करता और तब कोशिका फैसला करती है। अपने रिसेप्टर्स, अपनी एंटेना को साइटोप्लाज्म के अंदर छुपा लेती है। यह कुछ ऐसा है जैसे वह बहरा हो जाती है, लेकिन वह यह केवल अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण करती है। और अब देखना कि आगे क्या होता है। जब शरीर देखता है कि कोशिका प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो वह क्या करता है? तो वह एक तार्किक गणना में गलती कर बैठता है। वह और भी जोर से चिल्लाने के लिए 10 और सार्जेंट भेज देता है। और जब देखता है कि शुगर कम नहीं हो रही, तो अग्न्याशय प्रतिक्रिया करता है और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। लेकिन ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा सोडियम का रुकना, और ज्यादा सोडियम, जैसा कि तुम पहले ही वैन गॉग के नियम से जानते हो, इसका मतलब है कौशिकीय पानी की और ज्यादा चोरी। इंजीनियरिंग की दुनिया में इस पूरी प्रक्रिया को एक फीडबैक लूप के नाम से जानते हैं। सकारात्मक, विनाशकारी। सिस्टम उस समस्या को ठीक करने की कोशिश करता है जो शुगर के कारण पैदा हुई है, और ऐसा करते हुए वह एक और भी बड़ी समस्या पैदा कर देता है, कॉस्मोटिक पतन और गहरी हाइड्रेशन की कमी। इसे अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत भ्रम और कई गलत धारणाएं हैं। इंसुलिन प्रतिरोध। धन्यवाद। इंसुलिन प्रतिरोध कोई मेटाबॉलिक बीमारी नहीं है जो बदकिस्मती से हो जाती है। अगर तुम्हें ऐसा बताया गया है और तुम यही मानते हो, तो यह बहुत बड़ी गलती है। असल में यह सिर्फ तुम्हारी कोशिका की एक तरह की हड़ताल है, ताकि वह इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक हलचल से पागल ना हो जाए। ये झिल्ली में कंडक्टिविटी की विफलता है। तुम शून्य में चिल्ला रहे हो क्योंकि संचार का हार्डवेयर बस खराब हो चुका है। लेकिन देखो, अभी एक और समस्या है जिस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि चीनी न केवल तुम्हारी कोशिकाओं को बहरा बना देती है और तुम्हारा पानी छीन लेती है, बल्कि वह सचमुच उन रस्सियों को भी जला रही है जो तुम्हें खड़ा रखती हैं। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें फैशिया के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये एक आपदा जैसा लगता है, हाँ सच में, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि हम समाधान ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन इस बीच और इस संभावित आपदा को पूरी तरह समझने के लिए मुझे तुम्हें यह बताना होगा कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। देखो, प्राचीन चिकित्सा कहती थी कि तुम एक तरह की बैटरी या ईंटों के ढेर जैसे हो, एक के ऊपर एक हड्डियां रखी हुई हैं। लेकिन असलियत यह है कि यह सच नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये तुम्हारे वास्तविकता नहीं है, डिजाइन की। बायोफिजिक्स में हम दीवारें नहीं हैं, बल्कि हम साइकिल के पहिए की तरह हैं, जिसमें हड्डियां, एटने और घेरा। लेकिन जो तुम्हें मजबूती देता है और सच में घूमने की क्षमता देता है, वे हैं पहिए के स्पोक्स, जो हमेशा एक स्थिर तनाव में रहते हैं। यही वह संरचना है जो ऊर्जा को वितरित करती है, और तुम्हारे शरीर में वे स्पोक्स हैं। वे कोलेजन से बने होते हैं। कोलेजन वैसे लगभग जादुई कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक जैविक फाइबर ऑप्टिक है जो तुम्हारे पूरे शरीर में बिजली और संरचित पानी ले जाती है। तो ठीक है, यही त्रिआयामी जाल है जो फैशिया बनाता है। सोचो कि तुम्हारे मांसपेशियां, मेरी मांसपेशियां, अंग और नसें तुम्हारे अंदर डीली नहीं हैं। वे इस अबाधित जाल से लिपटी हुई हैं जो तुम्हारे सिर की चोटी से लेकर पैरों के तलवे तक जाती है। और बायोफिजिक्स में हम फैशिया को बायोटेंसिग्रिटी की एक प्रणाली के रूप में देखते हैं, सिर्फ एक साधारण आवरण के रूप में नहीं। और अब मैं जो कर रहा हूं, जैसा कि मुझे यकीन है कि तुम समझ रहे हो, वह है एक शुद्ध और ठोस भौतिक अवसंरचना के बारे में बात करना। और जाहिर है तुम मुझसे पूछोगे कि बायोटेंसिग्रिटी या संरचना की इंजीनियरिंग क्या है। फ्लोटिंग। तो ठीक है, यह शब्द मूल रूप से दो अवधारणाओं का मेल है, तनाव और अखंडता। बायोटेंसिग्रिटी इस पुरानी धारणा को तोड़ती है कि हम केवल हड्डियों के ढेर हैं। सामग्री अभियांत्रिकी में इसे सबसे अच्छी तरह से तब समझा जा सकता है जब आप एक संपीड़न संरचना की तुलना एक वितरित तनाव संरचना से करते हैं। देखिए, इस बारे में सोचिए। ईंट की दीवार पर
उस दीवार की मजबूती उसकी प्रत्येक ईंट पर निर्भर करती है, इस बात पर कि प्रत्येक ईंट अपने नीचे वाली ईंट के ऊपर स्थित है। अगर आप नींव से एक ईंट हटा दें तो भार दूसरी ओर चला जाता है और दीवार में दरार आ जाती है या वह गिर जाती है। इसे ही एक सतत संपीड़न प्रणाली कहा जाता है और प्राचीन चिकित्सा यही मानती थी। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा कि शरीर भी ऐसा ही है कि खोपड़ी कशेरुकाओं पर टिकी है, कशेरुकाएं कूल्हे पर और कूल्हा पैरों पर, लेकिन यह महज एक डिजाइन की खामी थी। उस साइकिल के पहिए के बारे में फिर से सोचें, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। केंद्रीय धुरी, जिसे हब कहते हैं, न तो जमीन पर टिकी होती है और न ही नीचे की तीलियों पर टिकी होती है। अक्षय, सभी तीलियों में निरंतर तनाव होने के कारण यह केंद्र में निलंबित रहता है। एक पहिए में जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और किसी गड्ढे से गुजरते हैं तो वह ताकत पहिया खुद नहीं सोखता। सिर्फ वह तील जो जमीन को छूती है, उसकी ताकत तुरंत पूरे पहिए में बंट जाती है। तो यही है बायोटेंसेग्रिटी। मूल रूप से यह एक संरचनात्मक अखंडता है जो जाल की तन्यता पर निर्भर करती है, न कि सामग्री के ढेर पर। फेशिया केवल वजन को सहारा नहीं देती, बल्कि यह वास्तव में एक कोलेजनस बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स है जो एक पाइजोइलेक्ट्रिक मचान की तरह काम करती है। खींचे या दबाए जाने पर फेशिया विद्युत संकेत उत्पन्न करती है और संरचित जल के लिए मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण कार्य करती है। पहला यह है कि यह तुम्हारे लिए एक कंटेनर है। एक्सक्लूजन जोन यानी फेशिया मुख्य रूप से कोलेजन से बनी होती है, जैसा कि मैंने बताया था, और यह एक प्रोटीन है जो अत्यधिक जलप्रिय होती है, यानी इसे पानी बहुत पसंद है। कोलेजन फाइबर की सतहें ही वास्तव में वे हैं जो पानी को H3O2 की परतों में व्यवस्थित होने देती हैं। यानी फेशिया के बिना संरचित जल के पास टिकने के लिए कोई आधार नहीं होता, और यह ऐसे होता जैसे बिना बीम के गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश करना। दूसरा, यह तुम्हारी जैविक फाइबर ऑप्टिक भी है। अपनी क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण फेशिया एक सेमीकंडक्टर है। संरचित जल जो फेशिया से चिपका रहता है वह वास्तव में एक कम प्रतिरोध वाला चैनल बनाता है, और इससे यह संभव होता है कि जानकारी तुम्हारे शरीर में इतनी तेजी से यात्रा करे कि वह रासायनिक तंत्रिका संवेगों को भी शर्मिंदा कर दे। यह तुम्हारा आंतरिक ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसा है। और तीसरा, यह तुम्हारा चार्ज भंडारण भी है। देखो, एक सतत नेटवर्क होने के कारण फेशिया एक कैपेसिटेंस वितरण प्रणाली की तरह काम करता है। यह बनाए रखता है। धन्यवाद। यह पूरे शरीर में विद्युत आवेश को वितरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अलग अलग क्षेत्रों में वोल्टेज न गिरे। तो ठीक इसी जगह पर वह खतरनाक और मूक हत्यारा चुपचाप सामने आता है, और फिर वह अपना सबसे भयानक और गंदा काम अंजाम देता है, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। जब कभी भी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप अंत में फेशिया का ग्लाइकेशन होने की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाती है। आओ फिर से अपनी पहिए की इलास्टिक स्पोक्स पर लौटते हैं। ये ऐसा है जैसे उन्हें जलते हुए कैरामेल में डुबो दिया गया हो जो बाद में ठंडा हो जाता है। जब चीनी हमारे शरीर के कोलेजन फाइबर के साथ जुड़ जाती है तो यह वहां क्रॉस लिंक बनाने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तविक तकनीकी परिणाम क्या होता है? स्पोक्स अपनी कंपन करने की क्षमता खो देते हैं। फेशिया अपनी पाइजोइलेक्ट्रिक विशेषता खो देती है। यह बस बिजली के लिए अपारदर्शी हो जाती है और एक साधारण फाइबर ऑप्टिक केबल बन जाती है जो अब भंगुर हो गई है, और इसके अलावा ये कीचड़ से भर गई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा तुम्हारी संरचना कठोर हो जाती है और खींचने या झटका सोखने के बजाय वह पहिए का स्पोक, जिसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था, कैरामेलाइज्ड होकर भंगुर हो जाता है, और पहले ही गड्ढे अचानक हरकत या तनाव में स्पोक झुकता नहीं है और टूट जाता है। पूरे पहिए का तनाव असंतुलित हो जाता है और तुम्हारा गिरजाघर लड़खड़ाने लगता है। लेकिन अभी और भी है। इस सब का परिणाम यह होता है कि तुम्हारा पानी बिना किसी आधार के रह जाता है।
संरचित पानी यानी H3O2 अब उस सतह से चिपक नहीं सकता जो अब कैरामेलाइज्ड सतह बन चुकी है। जब तुम सीधे और बिना किसी सुरक्षा के चीनी खाते हो तो असल में तुम अपनी ही गिरजाघर की दीवारों और बीमों को जला रहे होते हो। तुमने उच्च इंजीनियरिंग वाली एक लचीली संरचना को सस्ते कांच की एक कठोर कवच में बदल दिया है, जो पहली ही दबाव की चोट में टूट जाएगी। चीनी ने उस गोंद को घोल दिया है जो तुम्हारे पानी और संरचना को जोड़े रखता था एक साथ। लेकिन ध्यान दो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं यहां गिरावट की पुष्टि करने के लिए नहीं हूं। इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं यहां सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए हूं। अगर हम सिर्फ नुकसानों पर ही रुक जाएं, तो यह तुम्हारी मरणासन्न जीवन शक्ति की एक पोस्टमार्टम बनकर रह जाएगी। लेकिन इंजीनियरिंग में जब कोई सामग्री फेल हो जाती है तो हम अफसोस नहीं करते। हम जो करते हैं वह यह है कि हम एक बेहतर सामग्री की तलाश करते हैं। और इस पूरे प्रलयकारी विनाश को देखकर जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में यही सवाल उठ रहा होगा, लेकिन देखो, क्या वाकई किसी ऐसी विद्युत नेटवर्क को फिर से बनाया जा सकता है जिसे कैरामेलाइज कर दिया गया हो? क्या हम किसी ऐसी कोशिका को उसकी संप्रभुता वापस दे सकते हैं जो किशमिश की तरह सिकुड़ गई हो? तो फिर ठीक है, इसका सही जवाब होने वाला है एक बहुत ही दमदार और शानदार हाँ। लेकिन जरा रुकिए, हम इसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इच्छा शक्ति से नहीं, हम इसे सामग्री विज्ञान की मदद से करेंगे। हम जो करने जा रहे हैं वह है एक ऐसा कवच लगाना जिसे चीनी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भौतिक रूप से घोल ना सके। और इसी के साथ मैं तुम्हें डाइलेक्ट्रिक शील्डिंग इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं। और यहीं पर हम रसायन विज्ञान के शिकार होना बंद कर देते हैं और आखिरकार हम कैपेसिटेंस के उस्ताद बन जाते हैं। देखो, हमने पहले ही देखा है कि तुम्हारी हर एक कोशिका एक बैटरी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ताकि एक बैटरी अपनी चार्ज बनाए रखे और पहली ही बार में डिस्चार्ज ना हो जाए उसे, और यह बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, एक डाइलेक्ट्रिक की जरूरत होती है। और भले ही हमने इस पर बात की है, मैं तुम्हें फिर याद दिला देता हूं। डाइलेक्ट्रिक यह एक ऐसा पदार्थ है जो बिजली का संचार नहीं करता, लेकिन इसके आर पार एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होने देता है। यही वह इंसुलेटर है जो सफलता और असफलता के बीच की दीवार बनाता है। अगर इंसुलेटर खराब है तो चार्ज बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर इंसुलेटर उच्च गुणवत्ता का है तो सेल -70 मिलीवोल्ट तक का वोल्टेज बनाए रख सकती है, -90 मिलीवोल्ट तक बिना किसी प्रयास के। देखो, तुम्हारी सेल झिल्ली असल में एक जैविक कंडेंसर है और यह लिक्विड्स की एक द्विस्तरीय परत यानी वसा की बनी होती है। तो अब ध्यान दो, क्योंकि यहीं पर सारी बात की कुंजी छुपी है। उस वसा की गुणवत्ता ही तुम्हारे सिस्टम की कैपेसिटेंस तय करेगी, यानी तुम्हारी ऊर्जा को संचित रखने की क्षमता और हमेशा डिस्चार्ज की स्थिति में न रहने की क्षमता। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि इस कंडेंसर यानी तुम्हारी झिल्ली पर एक चौकीदार या दरबान होता है जो देखता है और तय करता है कि ऊर्जा अंदर जाकर संचित होगी या बाहर रहकर इस्तेमाल होगी। और यहीं हम वापस आते हैं इंसुलिन पर। वो चौकीदार है सार्जेंट। इंसुलिन, अगर वसा की परत को एक दीवार के रूप में देखा जाए तो इंसुलिन वही तत्व है जो यह निर्धारित करता है कि वह दीवार का दरवाजा खुला रहेगा, बंद रहेगा या फिर पूरी तरह से सील रहेगा। और यहीं पर, इसी खास बिंदु पर, पारंपरिक पोषण, वही पोषण संबंधी सलाह जो तुम अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक के प्रतीक्षालय में रखी पत्रिकाओं में पढ़ते हो, अपनी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन की गलती करता है। क्योंकि तुम्हें हमेशा यही बताया गया है कि वसा बस वसा है, यानी फैट सिर्फ फैट है, लेकिन असलियत में यह सच नहीं है। इसमें और भी कई बातें छुपी हुई हैं। तुम्हारी कोशिका की विद्युत इंजीनियरिंग के लिए सभी वसाइयों एक जैसी नहीं होती, और इसे तुम्हें साबित करने के लिए, समझाने के लिए मैं तुम्हें उन 3 मुख्य समूहों से परिचित कराऊंगा जिनका उपयोग तुम अपनी दीवारें बनाने के लिए कर सकते हो। सबसे पहले ओमेगा 3 वसा, DHA और EPA। ये क्रिस्टल के सेमीकंडक्टर हैं। ये वसाएं लंबी होती हैं और इनमें कई डबल बॉन्ड्स होते हैं।
ये वहां सजावट के लिए नहीं है। बायोफिजिक्स में ये डबल बॉन्ड्स असली इलेक्ट्रॉन बादलों की तरह काम करते हैं, जो अल्ट्रा तेज सिग्नल ट्रांसफर को आसान बनाते हैं। ओमेगा 3 के लिए धन्यवाद। ये हाईटेक वार्निश है जो झिल्ली को सील करता है और संरचित जलएच 3O2 को तुम्हारी कोशिका से जुड़ने की अनुमति देता है। देखो, यह समझना आसान है। ओमेगा 3 के बिना पानी के पास चिपकने के लिए कोई जगह नहीं होती और तुम्हारा लिक्विड क्रिस्टल बस बिखर जाता है। ऐसी वसाएं जैसे स्टीयरिक एसिड, जो उदाहरण के लिए शुद्ध कोको या घास पर पली गाय के मांस में पाया जाता है, ये झिल्ली के लिए कंक्रीट की तरह है। ये कठोरता, मोटाई देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इंसुलेटर पूरी तरह से बंद रहे। अगर तुम्हारी झिल्ली बहुत ज्यादा तरल है क्योंकि तुम सिर्फ वनस्पति तेलों का सेवन करते हो, तो चार्ज दीवारों से रिस जाता है। इसलिए इसे ध्यान में रखो, तुम्हें जरूरत है संतृप्त वसाओं की मजबूती की, ताकि सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज पूरी तरह से अलग अलग बने रहें। और अब मुझे तुम्हें ट्रांस फैट्स और बीजों के तेलों के इन गंभीर खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी है। ये जले हुए प्लास्टिक की तरह हैं, ये दुश्मन है। देखो, ये है प्रोसेस्ड वसाओं की आणविक संरचना मुड़ी तुड़ी होती है। जब तुम्हारी कोशिका झिल्ली की मरम्मत के लिए बेताब होकर इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो असलियत में यह ऐसा है जैसे तुम एक पुराने और जले हुए इंसुलेशन टेप से हाई वोल्टेज केबल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। परमिटिविटी बदल जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है और कोशिका बस इलेक्ट्रिक रूप से भारी हो जाती है। और अब यकीनन तुम ये भी सोच रहे होगे, क्यों? क्या अच्छी गुणवत्ता वाली वसाएं मुझे शुगर से बचाती हैं? और यही है सुरक्षा का मास्टर की। और मैं चाहूंगा कि तुम इसे मेरे साथ समझो, क्योंकि देखो, इसके अलावा ये बहुत आसान है। तुम हैरान भी हो जाओगे कि ये कितना आसान है, क्योंकि ये सब एक बुनियादी रसायन शास्त्र के नियम से निकलता है, जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि हाँ, तुमने स्कूल में सीखा था, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि यह तुम्हारी सेहत के लिए भी उतना ही सही और लागू होता है। तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। जब तुम्हारी झिल्ली उच्च गुणवत्ता वाले फॉस्फोलिपिड्स से संतृप्त होती है और तुम्हारी कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षात्मक वसा की परत होती है, तो तुमने बस एक आदर्श जल विरोधी बाधा बना दी है, चीनी। जैसा कि तुम जानते हो और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, एक कैओट्रॉप है। यह जल प्रेमी है, पानी को पसंद करता है और हाइड्रोजन चुराने के लिए बेताबी से उसे खोजता है। और जो तुमने किया है वह है एक ऐसा दरवाजा लगाना जिसे वह पार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई सुरक्षा कवच नहीं है, तो चीनी सीधे पहुंच जाती है तुम्हारे एक्सक्लूजन जोन के तरल क्रिस्टल H3O2 तक और उसे ऐसे पिघला देती है जैसे वह कोई तेजाब हो। और एक बार फिर जाहिर है, तुम सोच रहे होगे कि अगर तेल की दीवार इतनी शक्तिशाली है, तो फिर चीनी अंदर कैसे आती है? हमें ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि हमें भी उस ऊर्जा की जरूरत होती है। और यहीं पर एक्सेस इंजीनियरिंग यानी जी-अलर्ट ट्रांसपोर्टर काम में आते हैं। तुम इन्हें स्मार्ट कस्टम ऑफिस की तरह समझो। ये वे प्रोटीन हैं जो विशेष लोडिंग डॉक की तरह काम करते हैं। और चीनी, जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि यह एक अत्यंत संक्षारक तत्व है, उसे तुम्हारी सुरक्षित झिल्ली को छूने की अनुमति नहीं है और उसे दरवाजे पर इंतजार करना पड़ता है जब तक ये ट्रांसपोर्टर उसे एक सुरक्षित सुरंग के जरिए सीधे अंदर तक ले नहीं जाते। यही फर्क है एक बेकाबू आग और एक साधारण आपूर्ति डिलीवरी के बीच, जो उच्च सुरक्षा निगरानी में होती है। यानी यह वसा मूल रूप से हाइड्रोजन की एक मजबूत बॉडीगार्ड बन जाती है और किसी भी तोड़फोड़ करने वाले को सुरक्षित रूप से दूर रखती है, जबकि तुम्हारे शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक इंजन जैसे पंप, सोडियम और पोटेशियम अपनी ऊर्जा को बहुत ही व्यवस्थित और सटीक तरीके से प्रोसेस कर रहे होते हैं। और देखो, यहां तुम्हें बताना जरूरी है, बायोफिजिक्स में हुए अध्ययनों ने कुछ बेहद दिलचस्प साबित किया है और मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम्हें जरूर रुचिकर लगेगा।
जिन कोशिकाओं में कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, यानी जिनका इंसुलेशन बेहतर होता है, वे ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। और यह मेरी कोई निजी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये तो हमारे जीवन पर पूरी तरह से लागू होने वाली पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल फिजिक्स है। डॉक्टर टोनी हार्वर्ड या रेनाल्डो पाम्प्लोना जैसे शोधकर्ताओं ने अपनी जिंदगी के दशकों इसी विषय के अध्ययन में लगा दिए हैं। हेल्बर्ट ने अपनी प्रसिद्ध मेम्ब्रेन पेसमेकर थ्योरी के साथ यह साबित किया कि दीर्घायु का रहस्य मेटाबॉलिक दर में नहीं, बल्कि तुम्हारी झिल्लियों की डाइलेक्ट्रिक गुणवत्ता में छुपा है। अगर झिल्लियों में उच्च स्तर का इंसुलेशन है तो कैपेसिटेंस स्थिर रहती है और कोशिका को इलेक्ट्रिक छेदों को भरने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। देखो ये कितना सरल है, यानी वे कम ऑक्सीडेटिव तनाव झेलती हैं और अधिक समय तक जीवित रहती हैं। और अपनी ओर से पाम्प्लोना ने भी यह स्पष्ट किया कि दीर्घायु झिल्लियों की असंतृप्तता की मात्रा के विपरीत अनुपात में होती है। यानी अगर तुम दोषपूर्ण कंडक्टर प्रोसेस्ड फैट्स डालते हो तो चार्ज वो बाहर निकल जाएगी। और यहां मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जब मैं तुमसे कहता हूं कि अधिक कैपेसिटेंस का मतलब कम ऑक्सीडेटिव तनाव है, तो मैं असल में किस बारे में बात कर रहा हूं? ये मूल रूप से विद्युत क्षेत्र में स्थिरता के बारे में है। और अब तुम देखोगे कि मैंने यह छोटी सी टिप्पणी क्यों की थी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे विषय वस्तु का दायरा थोड़ा और बढ़ाने और एक संक्षिप्त विषयांतर करने की अनुमति मिलती है। मुझे लगता है कि जो लोग उम्रदराज हैं उन्हें यह विषयांतर पसंद आएगा। आओ एक पल के लिए इंसुलिन को भूल जाइए और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्यों एक अच्छा इंसुलेटर उम्र बढ़ने के खिलाफ तुम्हारी सबसे अच्छी बीमा पॉलिसी है। और यह 3 तकनीकी कारणों से है। पहला कारण यह है कि इससे इलेक्ट्रॉनों का रिसाव रोका जा सकता है। एक ऐसी कोशिका में जिसकी धारिता कम हो, यानी जिसकी झिल्ली पतली हो या घटिया गुणवत्ता की वसा से बनी हो, विद्युत क्षेत्र अस्थिर होता है, जैसा कि हमने पहले देखा है। और वे इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा बना सकते थे वे बस बाहर निकल जाते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि एक भागा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही सबसे पहले बेताबी से स्थिरता खोजता है, और उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए यह अपने सामने आने वाले पहले ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है और साथ मिलकर वे सुपरऑन ऑक्साइड रेडिकल का निर्माण करते हैं। हालांकि उच्च धारिता यह इतना मजबूत और स्थिर विद्युत क्षेत्र बनाता है कि यह एक वास्तविक विद्युत चुंबकीय पिंजरे के रूप में कार्य करता है और इलेक्ट्रॉनों को उनके चयापचय मार्गों में बनाए रखता है, और साथ ही यह उन्हें ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीडेटिव धुआं बनाने से भी रोकता है। यानी उच्च धारिता वाली एक कोशिका उच्च इंसुलिन की तानाशाही के प्रति प्रतिरक्षित होती है। और क्यों, तुम मुझसे पूछोगे? तो बहुत सरल है, क्योंकि जब वोल्टेज स्थिर होता है इंसुलिन रिसेप्टर को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, हार्मोन के उच्च स्तर की भी नहीं। मैं कह रहा था उसे संकेत सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। असल में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता मूल रूप से सिर्फ संकेत की स्पष्टता का मामला है। और अब तुम दूसरा कारण देखोगे, क्योंकि इससे तुम अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के रखरखाव का खर्च कम कर देते हो। जब तुम अपना वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट या -90 मिलीवोल्ट जैसे स्तरों पर बनाए रखते हो, तो यह सब एक निरंतर ऊर्जा की मांग करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है लगातार ईंधन जलाना ताकि सोडियम पोटेशियम पंप को ऊर्जा मिलती रहे, ये तो तुम जानते ही हो। तो देखो, कम कैपेसिटेंस के साथ, यानी एक झिल्ली जिसमें रिसाव हो, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक टायर को फुलाए रखना जिसमें छेद हो, जो पूरी तरह छेदों से भरा हुआ है। कंप्रेसर यानी माइटोकॉन्ड्रिया को लगातार काम करना पड़ता है, अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा। और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल काम का मतलब है ज्यादा उप उत्पाद, ज्यादा विषैले तत्व और साथ ही ज्यादा रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। लेकिन इसके विपरीत उच्च कैपेसिटेंस और एक इंसुलेटेड झिल्ली के साथ कोशिका न्यूनतम प्रयास में चार्ज को बनाए रखती है। माइटोकॉन्ड्रियल मोटर काम कर सकता है कम गति पर और साथ ही साफ और कुशल ऊर्जा पैदा कर सकता है, और यह सब बहुत कम ऑक्सीडेटिव अपशिष्ट के साथ करता है।
और यहाँ एक और बात है, कम माइटोकॉन्ड्रियल गति का मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कम नुकसान और विस्तार में कोशिका का जीवन भी कहीं अधिक लंबा होता है। और तीसरा, रेडिएशन और विषाक्त पदार्थों के खिलाफ डाइलेक्ट्रिक लचीलापन। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो बाहरी कैओट्रॉप्स से भरा हुआ है। और तुम जानते हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भारी धातुएं और प्रदूषक, माफ करना, और रासायनिक प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और तरह तरह के हमलों की भरमार है। और ये सभी यही करते हैं, हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को चुराने की कोशिश करते हैं। हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को तो एक उच्च कैपेसिटेंस वाली कोशिका में अधिक विद्युत जड़ता होती है। उसका क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि बाहरी हस्तक्षेप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारे संरचित जल की संरचना को अस्थिर नहीं कर पाते। क्रिस्टल लिक्विड की सुरक्षा करते हुए झिल्ली यह सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीडेटिव तनाव की श्रृंखला में फैलाव ना हो सके। और अगर इंसुलेटर मजबूत है तो ऑक्सीडेटिव आग बस शुरू होने से पहले ही बुझ जाती है। लेकिन अगर इंसुलेटर कमजोर है तो एक ही चिंगारी तुम्हारी पूरी सेलुलर बैटरी को घोल देती है। संक्षेप में, कैपेसिटेंस ही तुम्हारी विद्युत संप्रभुता का असली माप है। एक अच्छी तरह से इंसुलेटेड झिल्ली न केवल ऊर्जा को संचित रखती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वह ऊर्जा जैविक ऑक्साइड में न बदले, जो अंततः तुम्हें नष्ट कर देगा। यानी तुम ज्यादा जीते हो क्योंकि विद्युत स्तर पर तुम्हारा घिसाव कम होता है। और यहां विचलन समाप्त होती है। बुजुर्गों को मेरा नमस्कार और मेरी ओर से शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको यह टिप्पणी पसंद आई होगी, जिसमें दीर्घायु के बारे में थोड़ी और जानकारी दी गई थी। लेकिन अब हम फिर से अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं। जब वोल्टेज लगभग -70 मिलीवोल्ट के आसपास स्थिर रहता है तो मुक्त कण झिल्ली से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं चुरा सकते। उनके पास जो विद्युत क्षेत्र होता है वह इतना मजबूत होता है कि वह कोशिका की अखंडता की रक्षा करता है। संक्षेप में कहें तो उच्च गुणवत्ता वाली वसा खाना वास्तव में समय खरीदने जैसा है। जो तुम कर रहे हो वह अपनी गिरजाघर की सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि शक्कर के उस आणविक युद्ध से तुम्हारी दीवारें गिर न सकें। देखो, यह कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग में उच्च गुणवत्ता वाला कोई भी पदार्थ बेकार है अगर उसे गलत समय पर इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी हिस्से को एसिड ने पहले ही जंग लगाना शुरू कर दिया है तो उस पर वार्निश करने का कोई फायदा नहीं। यानी इस खामोश कातिल के खिलाफ यह जंग जीतने के लिए हमें पहले से ही तोड़फोड़ से आगे रहना होगा। हम यह इंतजार नहीं करेंगे कि शक्कर तुम्हारे सिस्टम में घुसे, फिर देखें कि समस्या को कैसे संभालें। हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम पहले से ही जमीन तैयार करेंगे, ताकि जब वह कातिल आए और अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे कहीं भी कोई दरार न मिले जिससे वह घुस सके। अब से हम यह देखना बंद कर देंगे कि वह हमें कैसे हमला करता है और वोल्टेज की भौतिकी से लड़ाई की लॉजिस्टिक्स पर आ जाएंगे। और यही मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी जैविक संप्रभुता के संचालन मैनुअल में स्वागत करता हूं। इंजीनियरिंग में जब हमें पता होता है कि कोई संक्षारक तरल जैसे बैटरी का एसिड या फल की शक्कर किसी सटीक पाइपलाइन से होकर गुजरेगा तो हम बस देखते नहीं रहते। इसके गुजरने से पहले हम एक एपॉक्सी कोटिंग लगाते हैं और इस तरह धातु की सुरक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे शरीर में फल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट अपने क्योट्रोप प्रभाव के कारण बिल्कुल वही संभावित संक्षारक तरल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से उस कोटिंग के साथ खुद को तैयार करना चाहिए, जिसे हमारे मामले में मैं एक चर्बी की चटाई कहना पसंद करता हूं, क्योंकि वही तुम्हारी जैविक सुरक्षा परत होगी। और यहाँ तुम्हारे पास 3 चरण हैं जिन्हें हम एक एक करके विश्लेषित करेंगे। पहला चरण है रासायनिक संकेत या हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो, धन्यवाद। ये सिर्फ खाने की विभिन्न चीजों को बिना किसी सोच विचार के और अव्यवस्थित तरीके से मिलाने के बारे में नहीं है।
बल्कि यह तो हर एक पल में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेहनत और बारीकी से काम को अंजाम देने के बारे में है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट से 15 मिनट पहले उच्च गुणवत्ता वाले वसा का सेवन करते हैं, तो आप दो महत्वपूर्ण हार्मोन कोलेसिस्टोकिनिन और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एक को सक्रिय कर देंगे। जीएलपी एक ये हार्मोन पाइलोरस में एक असली हाइड्रोलिक ब्रेक की तरह काम करते हैं, जो कि मैं आपको याद दिला दूं, आपके पेट का आउटलेट वाल्व है। और इसका परिणाम यह होता है कि आप गैस्ट्रिक खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। संभवतः आपको यह बात पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन इसके अलावा इस सिग्नलिंग चरण में नई बातें यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको इंजीनियरिंग का एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मैं आपको आपके रिसेप्टर्स के लिए एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, यह है ऑर्गेनिक सेब के सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड। और आप मुझसे पूछेंगे, एक इंजीनियर असल में ग्लाइसेमिक लड़ाई से पहले सिरका क्यों इस्तेमाल करेगा? और देखिए, यह स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ मांसपेशियों की इंपीडेंस के प्रबंधन के लिए है। एसिटिक एसिड आपके मांसपेशियों के GLUT4 रिसेप्टर्स के लिए एक असली अंतिम संपर्क क्लीनर की तरह काम करता है। और जब आप वसा के ठीक पहले पानी में घुला हुआ एक चम्मच सिरका लेते हैं, तो आप मूल रूप से यह कर रहे होते हैं कि आपकी मांसपेशियां इलेक्ट्रिक रूप से भूखी हो जाती हैं। हम इंसुलिन सार्जेंट से कह रहे हैं, शांत रहो, चिल्लाओ मत, सोडियम को बंदी मत बनाओ, क्योंकि मैंने पहले ही मांसपेशियों के पीछे से दरवाजे खोल दिए हैं। यानी जो तुमने किया है वह वसा के लिए एकदम सही पूरक बनाना है। वसा एक कालीन की तरह है, जबकि वसा शील्ड बनाती है ताकि शुगर कांच को ना घिस सके। सिरका यह सुनिश्चित करता है कि ग्लूकोज का ट्रैफिक मांसपेशियों की भट्टियों की ओर मुड़ जाए और खून में घूमता न रहे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। यानी, और ताकि तुम समझ सको, तुम खुद ही अपने लिए एक जैविक बाईपास बना रहे हो पूरी तरह से। चीनी की यह मात्रा तुम्हारे खून में ऐसे नहीं घुसेगी जैसे कोई विशाल लहर पानी के कांच के गिलास को अचानक तोड़ दे, बल्कि यह एक बहुत ही नियंत्रित बूंद की तरह धीरे धीरे आएगी, जिसे तुम्हारे शरीर का इंजन, इंसुलिन के स्तर और आयनिक पंप बिना किसी घबराहट या परेशानी के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संभाल सकते हैं। फिर आती है चरण 2, डाइलेक्ट्रिक वार्निश या झिल्लियों की सीलिंग। जब वह सिरका टर्मिनलों को साफ कर रहा होता है, तब वह उच्च गुणवत्ता वाली वसा जो तुमने ली है अवशोषित होने लगती है, तुम्हारे खून में यात्रा करती है और तुम्हारी झिल्लियों पर वार्निश करने लगती है। और यहां याद रखो जो हमने तरल क्रिस्टल H3O2 के बारे में बात की थी, ताकि वह पानी कोशिका से चिपका रहे और बनाए। तुम्हारी बैटरी को एक ऐसी सतह चाहिए जिसमें एक विशेष तनाव हो, और यहां ध्यान दो, सही वसा कोशिका की बाहरी सतह की जल अवरोधकता को बढ़ा देती है। यानी वसा की वार्निशिंग यह रोकती है कि ग्लूकोज, जो हाइड्रोजन की तलाश में बेताब है, वह उस पानी को छू भी न सके जो पहले से ही तुम्हारी कोशिकाओं की सतह पर संरचित है। सीधे शब्दों में कहें तो तुम अपने क्रिस्टल के संपर्क कोण की रक्षा कर रहे हो, और जो तुम कर रहे हो वह सचमुच अपनी गिरजाघर को उच्च तकनीक वाले वाटरप्रूफ कोटिंग से ढकना है। और इसी के साथ हम चरण 3 पर पहुंचते हैं, निर्माण सामग्री या इंजीनियर की पसंद। और यहां एक और बात है जो समझना भी जरूरी है। नहीं, सभी वसाएं इस सटीक सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होती। हमें ऐसे पदार्थों की जरूरत है जिनमें उच्च ऑक्सीडेटिव स्थिरता और बड़ी डाइलेक्ट्रिक क्षमता हो। और मैं तुम्हें कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बताने जा रहा हूं ताकि तुम अपनी व्यक्तिगत कार्य योजना बना सको। सबसे पहली चीज है चिया और अलसी के बीज, जो ओमेगा 3 के लिए जैसे कंक्रीट की तरह है। लेकिन एक बात जरूरी है, इन्हें ताजा पीसकर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इन्हें साबुत खाओगे तो इनकी सेल्यूलोज की परत पूरी तरह अभेद्य होती है और ये अपना तेल नहीं छोड़ेंगी।
हालांकि पीसने पर ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड छोड़ते हैं जो झिल्ली के नेटवर्क के छिद्रों की मरम्मत करता है। दूसरा है ओलिक एसिड जो मूल रूप से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एवोकाडो में पाया जाता है। ये हैं मुख्य लुब्रिकेंट्स क्योंकि ये एक्वापोरिन्स यानी पानी के सुरंगों को लचीला लेकिन सील बंद बनाए रखने में मदद करते हैं। कच्चा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके अलावा पॉलीफेनोल्स भी प्रदान करता है जो बलिदानी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, झिल्ली की वसा को अनऑक्सीकरण से बचाते हैं जब चीनी गुजरती है। और तीसरा मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये उदाहरण के लिए नारियल तेल या घास पर पली गाय के मक्खन में पाए जाते हैं और इन्हें भारी पाचन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर चीनी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तो भी पावर हाउस के पास बैकअप ऊर्जा की आपूर्ति हो ताकि सोडियम पोटेशियम पंप चालू और काम करता रहे। तो ठीक है, अब हम यहां पर इस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां हमें ठोस और स्पष्ट निर्देशों के बारे में विस्तार से बात करनी है। यानी अब हम क्रियान्वयन प्रोटोकॉल के हर एक चरण को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। और शुरू करने से पहले एक बात और देखो, ताकि तुम्हारा गिरजाघर अभेद्य रहे, यह बात हमेशा याद रखो कि कारकों का क्रम वाकई परिणाम को बदल देता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ढाल। अपनी सुरक्षा की खुराक लें। उदाहरण के लिए 2 चम्मच पिसी हुई चिया थोड़े से पुनर्जीवित पानी में, या आधा एवोकाडो सेल्टिक नमक के साथ, या उच्च गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच। वैसे मैं इसका फायदा उठाकर तुम्हें बताना और याद दिलाना चाहता हूं कि यह शुद्ध तरल सोना है। दूसरा, तुम्हें प्रतीक्षा का समय जरूर मानना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 15 मिनट यह लगभग वह समय है जो वार्निश यानी हार्मोनल संकेत को मस्तिष्क और पेट तक पहुंचने में लगता है और इतना समय देता है कि वार्निश आंतों की उपकला में फैलना शुरू कर सके। और तीसरा, कार्बोहाइड्रेट का सेवन। एक बार वह समय बीत जाने के बाद आप अपनी फल या अपना खाना पूरी शांति से खा सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि तृप्ति तुरंत मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आप देखेंगे कि आपको 40 मिनट बाद थकावट या ब्लड प्रेशर में गिरावट महसूस नहीं होगी। और बस आपने जो किया है वह यह है कि आपने वोल्टेज को स्थिर बनाए रखा है, भले ही ग्लूकोज सिस्टम में प्रवेश कर गया हो। क्या आप समझते हैं कि यह कितना आसान है? सिर्फ फल खाना सूखे घास के ढेर में जलती तीली फेंकने जैसा है। अगर आप पहले वसा की परत बिछाते हैं तो आप सूखे घास के ढेर को एक सुरक्षात्मक तेल से भिगो रहे हैं। आप तीली फेंकते हैं लेकिन वह आग लगाने से पहले ही बुझ जाती है। हो सकता है कि मैंने इसे थोड़ा लंबा खींच दिया हो, लेकिन विस्तार से चर्चा करने के बाद आखिरकार हम इस ज्ञान खंड के अंतिम निष्कर्ष तथा रणनीतिक समापन पर पहुंच गए हैं। अब आप अपनी ऊर्जा के पतन के केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रहे, बल्कि अब आपके पास पूरा नक्शा है। यानी आप समझते हैं कि आप फल नहीं खा रहे हैं और न ही पानी पी रहे हैं। जो आप वास्तव में कर रहे हैं वह है अपनी कोशिकाओं की विद्युत अनुज्ञा को प्रोग्राम करना और अपनी झिल्लियों की धारिता को मजबूत करना। तो ताकि यह ज्ञान केवल सिद्धांत में न रह जाए और आपकी नसों में असली वोल्टेज बन जाए, मैं आपके दैनिक रखरखाव को 3 चरणों में संक्षेपित करने जा रहा हूं, जिन्हें मैं आपको जैविक संप्रभुता के रूप में प्रस्तावित करता हूं। पहला, सुबह के समय करने के लिए मलबा हटाना। यहां विचार यह है कि आप हाइपरहाइड्रेटर्स के साथ जागें, जो हैं खरबूजा, खीरा, अजवाइन या अनानास, और साथ में इलेक्ट्रॉनों की ढाल जो है नींबू और सेल्टिक नमक। आपका मिशन क्या है? सुबह के समय आपका उद्देश्य अपने ऊतकों की विद्युत प्रतिरोधकता को कम करना और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ सड़कों को चौड़ा करना है, ताकि आप जैविक दलदल को साफ कर सकें। यह मूल रूप से जमीन तैयार करने का समय है। इसके बाद चरण 2 आता है, जो है सुरक्षा और सीलिंग, जिसे दिन के मध्य में करना है।
और यहीं पर आप आज जो कुछ हमने सीखा है उसे किसी भी भोजन से पहले लागू करते हैं। आप वसा की चटाई बिछाते हैं, पिसी हुई चिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एवोकाडो, क्योंकि यही वह डाइलेक्ट्रिक वार्निश है जो आपकी झिल्लियों को सील करेगा और सुनिश्चित करेगा कि चीनी आपके लिक्विड क्रिस्टल को न पिघला दे। इसके बाद हम संरचनात्मक चीजें लगाते हैं, जैसे एलोवेरा या नोपल, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैथेड्रल पूरी तरह से सील हो। फिर आता है चरण 3 यानी प्रज्वलन और ट्यूनिंग, जिसे शाम के समय करना है। सूरज ढलने पर आप अपने मेटाबॉलिक सेंसर्स को सक्रिय कर सकते हैं। याद रखिए, नाशपाती में बोरॉन और अखरोट का उदाहरण, ताकि आप अपने दिमाग की स्थैतिकता को साफ कर सकें। यह माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर्स का समय है, जैसे अनार या जंगली फल, ताकि तुम्हारी नई भट्टियां धन्यवाद कह सके। ये तुम्हारे लिए वो आधा लीटर शुद्ध मेटाबॉलिक पानी बनाएंगे जब तुम सो रहे हो, जिसके बारे में हमने किसी पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो जो तुम्हें बताना जरूरी है। ये फल और सब्जियां जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यही एकमात्र रास्ते नहीं हैं। ये सिर्फ कुछ उपकरण हैं जिन्हें मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और तुम्हारे साथ साझा करता हूं। लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करो कि तुम उन चीजों की खोज, अनुसंधान और बदलाव कर सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है या जो तुम्हारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। प्रकृति हमें अपनी कैथेड्रल को मजबूत करने के लिए कई रास्ते देती है। तुम्हारी संप्रभुता तुम्हारी इस क्षमता में भी है कि इन सिद्धांतों को अपनी वास्तविकता के अनुसार ढाल सको, क्योंकि तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मापना है, तुम्हें खुद को जानना है। मैं तुम्हें ये आधार दे रहा हूं ताकि तुम इन्हें जान सको, और जब तुम इस प्रोटोकॉल का पालन करोगे तो देखोगे कि कुछ अद्भुत होता है। मानसिक धुंध छंट जाएगी, और ऐसा इसलिए नहीं होगा कि तुम सोचने में ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि शारीरिक रूप से तुमने अपने तंत्रिका तंत्र की फाइबर ऑप्टिक केबल की मरम्मत की है, और तुम जीवित रहने के -20 मिलीवोल्ट के वोल्टेज से बढ़कर लगभग -70 या -90 मिलीवोल्ट की संप्रभुता तक पहुंच गए हो। यानी तुमने अपनी क्षमता वापस पा ली है। धन्यवाद, अपनी खुद की रोशनी को संभालने की क्षमता। अब चीनी तुम्हारी मालिक नहीं है। अब यह सिर्फ एक और ईंधन है जो एक ऐसे सिस्टम में जाता है जो सुरक्षित और नियंत्रण में है। यानी तुमने अपनी खुद की रोशनी को संभालने की क्षमता वापस पा ली है। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है कि तुमने अपनी गिरजाघर की दीवारों को मजबूत कर लिया है और तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिश है, अगर तुम्हारे सिस्टम का मुख्य स्विच चार्जिंग की स्थिति में ही फंसा रह गया है। तुम कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर एक एटीएम की तरह है। ताकि तुम्हारी गिरजाघर की अर्थव्यवस्था चले, एटीएम को मूल रूप से 2 काम करने होते हैं। एक तरफ तुम्हें पैसे जमा करने देना, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम्हें जरूरत हो तो तुम्हें पैसे निकालने भी देना। तो देखो, इंसुलिन वह स्विच है जो उस पैसे की दिशा तय करता है। अगर स्विच चार्जिंग मोड में है तो ऊर्जा सिर्फ अंदर जाती है, वह जमा होती है, तुम्हारी चर्बी के भंडार में इकट्ठा होती है। और समस्या यह है कि जब तक स्विच वहीं है तब तक ऊर्जा का बाहर निकलना शारीरिक रूप से असंभव है। और फर्क नहीं पड़ता कि तुम डाइट करते हो या कितनी भी कोशिश करते हो, सिस्टम बस पूरी तरह से ब्लॉक है, और यह शुद्ध भौतिकी की वजह से है। तुम उस एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते जो सिर्फ जमा स्वीकार करता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम अंदर जाएंगे मशीन रूम में, और मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर तुम्हारी इंसुलिन चार्ज मोड में ही क्यों फंसी रह गई है। पूछतारी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे एक विशेष तकनीकी इंजीनियरिंग का जोरदार झटका कैसे देंगे ताकि वह स्विच फिर से अपनी सही जगह पर वापस आ जाए और सफाई तथा डिस्चार्ज मोड की तरफ आसानी से घूम जाए। हम भंडारण का अंत खोजने जा रहे हैं। हम अनंत भंडारण का अंत जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपने शरीर को खाली करें ताकि तुम्हारी ऊर्जा फिर से तुम्हारी नसों में बहने लगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और तुम्हें लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो अगर तुम इसे साझा करोगे तो तुम मेरा सच में बहुत बड़ा उपकार करोगे,
क्योंकि इससे मैं इस महत्वपूर्ण ज्ञान को फैलाने में मदद करूंगा और दूसरों को उस पुरानी निर्जलीकरण से जगाने में मदद करूंगा जो अक्सर उन्हें सोए हुए रखती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा,